नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ, नव भारत आपके साथ। मैं हूं ज्योत्सना बेदी। सबसे पहले देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में छतरपुर के दौनी गांव में बोरवेल में फंसी 1 साल की दिव्यांशी को बोरवेल से निकाल लिया गया है। बच्ची को 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला जा सका। पुलिस के साथ एसडीआरएफ और सेना की टीम बच्ची को निकालने के लिए रेस्क्यू में लगी थी। अंदर कैमरा डालकर बच्ची पर नजर रखी जा रही थी। इसके लिए बोरवेल के बगल में एक और गड्ढा खोदा गया था। दिव्यांशी अपनी मां के साथ खेत में खेल रही थी। खेलते खेलते वो सूखे बोरवेल में जा गिरी। बोरवेल 8 दिन पहले ही खोदा गया था और उसमें पानी नहीं था। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में स्नैचिंग की बेहद हैरत अंगेज वारदात सामने आई है। फोर्टिस हॉस्पिटल से ड्यूटी करके लौट रही युवती से स्कूटी सवार बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया। लड़की शोर मचाते हुए पीछे भागी। इस दौरान उसने बदमाशों की स्कूटी को पकड़ते हुए एक बदमाश की जैकेट को कसकर पकड़ लिया, जिसके बाद बदमाशों ने स्कूटी की रफ्तार को तेज कर दिया। इसके कारण लड़की स्कूटी के साथ काफी दूर तक घिसटती चली गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गनीमत रही कि इस दौरान रोड पर एक गाड़ी की चपेट में आने से लड़की बाल बाल बची। मौके पर मौजूद लोगों ने पीड़ित लड़की की मदद की। पुलिस सीसीटीवी की तस्वीरों के आधार पर मोबाइल छीनकर भागने वाले बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है जल्द बदमाश उसकी पकड़ में होंगे। उधर इस हादसे के बाद से पीड़ित लड़की काफी डरी हुई है। दांता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह चौधरी ने देश के शहीद सैनिकों पर विवादित बयान दिया है। विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत और बाकी शहीदों की शहादत पर सवाल खड़े करते हुए इसे चुनाव जीतने के लिए सियासी साजिश करार दिया। चौधरी ने कहा, अजीब संयोग है कि उत्तराखंड चुनाव से पहले सीडीएस विपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गए। बिहार चुनाव में देख लो, बिहार रेजिमेंट के 18 शहीद हुए चुनाव से पहले। ना उन्हें गोली लगी। चाइना का फौजी है, शारीरिक रूप से गठन में छोटा होता है हिंदुस्तान की फौजी के मुकाबले। उनको धक्का देके नदी में गिरा दे गया और वो शहीद हो गए। अभी विपिन जी रावत का चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड और यूपी के। पता नहीं अजीब संयोग है ये। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह चौधरी के बयान की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस पार्टी के नेता किस मानसिक अवसाद के अंदर है, इसकी एक मानगी दातारागढ़ से आने वाले विधायक वीरेंद्र चौधरी ने भी प्रस्तुत की है। और जिस तरीके से विपिन रावत की शहादत के ऊपर भी उन्होंने जो सवालिया निशान खड़े किए हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी पुलवामा की घटनाओं से, उरी की घटना हो चाहे ये घटना हो, जब चुनाव आते हैं तो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने का काम करते हैं। यदि कांग्रेस पार्टी के पास प्रमाण है तो वो देश के सामने रखे। सीडीएस विपिन रावत का हेलीकॉप्टर 8 तारीख को हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी और 11 जवानों की मौत हो गई थी। जबकि हादसे में इकलौते बचे वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बेंगलुरु के सैन्य अस्पताल में बुधवार को निधन हुआ। सीडीएस विपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार कैसे हुआ? सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसकी जांच अगले 2 हफ्ते में पूरी होने की संभावना है। हादसे के बाद सरकार ने इसकी 3 पक्षीय जांच के आदेश दिए थे। इस हादसे की जांच भारतीय वायुसेना के अधिकारी और देश के सबसे उम्दा हेलीकॉप्टर पायलट रहे एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह, भारतीय सेना के ब्रिगेडियर रैंक के एक अधिकारी और भारतीय नौसेना कर रही है। इस घटना के चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जो तमिलनाडु नीलगिरी में दुर्घटना स्थल के करीब मौजूद थे। जांच दल ने हादसे के अगले दिन से ही अपना काम शुरू कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि जांच टीम ने चश्मदीदों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है, लेकिन इनमें से कुछ ने अपना बयान बदला है।
8 दिसंबर को हुई इस हादसे के बाद से सोशल मीडिया पर इसके पीछे साजिश और अन्य तरह के कयास जारी है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में ओमाइक्रॉन के कुल 87 केस सामने आ चुके हैं। गुरुवार को दिल्ली, तेलंगाना में 4 और कर्नाटक में वेरिएंट के 5 नए केस दर्ज किए गए। कुल मिलाकर तेलंगाना में ओमाइक्रॉन के 6 और कर्नाटक में 8 केस हो चुके हैं। देश में वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में रिकॉर्ड किए गए हैं। यहाँ ओमाइक्रॉन के 32 केस हैं। राजस्थान में 17, दिल्ली में 10, केरल में 5, गुजरात में 5, कर्नाटक में 8, तेलंगाना में 6, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में 1-1 केस सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 6 साल बाद चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव का गठबंधन होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को चाचा शिवपाल यादव से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों ने 45 मिनट साथ वक्त गुजारा। अचानक हुई इस मुलाकात पर सभी की नजरें टिक गई। मुलाकात खत्म हुई तो अखिलेश ने चाचा के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। शिवपाल के घर से निकलने के बाद अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, पीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ देने की नीति एसपी को निरंतर मजबूत कर रही है। एसपी और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। 2017 चुनाव से पहले अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच मनमुटाव हो गया था, जिसके बाद दोनों में दूरियां बढ़ती चली गई। गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज शुक्रवार है, ऐसे में किसी भी तरह के हंगामे की आशंका के चलते प्रशासन सतर्क है। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें हरियाणा के अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। मोहम्मद अदीब की याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार के अफसर सांप्रदायिक और हिंसक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए उपाय करने में असफल रहे हैं, जिसके कारण हेट क्राइम होता है। इसमें हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि गुरुग्राम में नमाज के वक्त कुछ शरारती तत्वों के जरिए नमाज में बाधा डाली जा रही है। भड़काऊ भाषण दिया जाता है, जिसकी शिकायत कई बार पुलिस प्रशासन से की गई, लेकिन पुलिस ने उचित कदम नहीं उठाया। राजस्थान के धौलपुर में 15 साल की एक स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप का शर्मनाक मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग छात्रा को पहले बंधक बनाया, फिर गैंगरेप किया। इस दौरान आरोपियों ने पीड़िता की तस्वीर भी खींच ली। किसी को बताने पर आरोपियों ने तस्वीर सार्वजनिक करने की धमकी दी। पीड़ित छात्रा की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने जब उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, तब मामला सामने आया। फिलहाल पीड़ित छात्रा का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची का दुष्कर्म का मामला आया है सामने, तो उसमें उसका मुकदमा दर्ज कर लिया और बच्ची का मेडिकल करवा लिया गया है। सीओ सिटी को जांच दे दी और इसमें टीमें बना के रवाना किए गए हैं। शीघ्र ही दस्तयाब कर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है आरोपियों ने स्कूल से लौटते वक्त छात्रा को अगवा किया और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के करौली में पुलिस ने 40 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई स्मैक का वजन 250 ग्राम है। गिरफ्तार आरोपी में से एक से नई मंडी थाना पुलिस ने 12 जुलाई 2021 को भी 70 ग्राम स्मैक बरामद की थी। उसके बाद जमानत पर छूटने पर वो फिर से तस्करी करने लगा। पुलिस ने इस बार उसे अपने एक साथी के साथ 250 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। 2 तस्कर, एक चैन सिंह सोंदिया एवं एक रामोक्ता गुजर के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ इसमें 250 ग्राम एवं एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। और इस बीच पंजाब से बड़ी खबर है। नवजोत सिंह सिद्धू की मांग पर पंजाब सरकार झुकी है। आधी रात में देखिए पंजाब डीजीपी बदलने का फैसला लिया गया। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय पंजाब के नए डीजीपी होंगे। डीजीपी सिहोता की जगह होंगे चट्टोपाध्याय। चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से नवजोत सिंह सिद्धू मांग कर रहे थे। इससे पहले एडवोकेट जनरल को लेकर भी नवजोत सिंह सिद्धू ने मांग की थी।
बाकायदा एक एडवोकेट जनरल की चिट्ठी भी सामने आई थी जिसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू पर हमने कई देखे थे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और ऐसे में देखिए डीजीपी को बदलने की भी मांग नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कर रहे थे और अब सिद्धू की मांग मान ली गई है। पंजाब डीजीपी बदल दिए गए हैं। अब सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय पंजाब के नए डीजीपी होंगे। इससे पहले चट्टोपाध्याय ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के प्रमुख के तौर पर भी कमान संभाली है। मेरे साथ गुरप्रीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आधी रात में पंजाब डीजीपी बदलने का फैसला लिया गया। गुरप्रीत, अब चट्टोपाध्याय इस कार्यभार को संभालेंगे और क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हम लगातार देख रहे हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू को है उसको लगातार कांग्रेस उस पर पूरा वेट डाल रही है। अगर इलेक्शन कमेटी में उनको चेयरमैन बनाया जाता है और चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री है उनको मेंबर बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू आर्म ट्विस्टिंग कर रहे थे पार्टी हाईकमांड की, तो उस बात को लेके पार्टी हाईकमांड इस बात को नवजोत सिंह सिद्धू को खुश करने में लग गई और कहीं ना कहीं जो उनकी मांग थी, पहले एडवोकेट जनरल की मांग को लेके उन्होंने काफी विवाद किया था, उसके बाद डीजीपी को लेके लगातार उन्होंने बोला और कई बार पार्टी हाईकमांड ने यह भी कहा कि इस समय डीजीपी बदलना मुश्किल है। लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार के लिए बड़ी चुनौती ये है क्योंकि अकाली दल लगातार इन पर निशाना साध रहा है। अकाली दल के बिक्रमजीत सिंह मजीठिया जो कि एसटीएफ रिपोर्ट की बात बार बार पॉलिटिकली की जा रही है, उस बात को लेके वो पहले भी प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं अकाली दल वाले। वो कहते हैं कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लगातार ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जितने भी ऑफिसर थे वो छोड़ के जाते हैं और कहीं ना कहीं अकाली दल को एक बड़ा मुद्दा मिल सकता है। और देखने वाली ये है कि जो कांग्रेस ने आधी रात को ये स्टेप लिया है, इस स्टेप से क्या कांग्रेस को कोई बेनिफिट होने वाला है जहां बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि वेंडेटा पॉलिटिक्स को लेके कांग्रेस कैसे वोटें मांगने जाएंगी और अकाली दल को एक बड़ा मुद्दा मिल सकता है। ठीक है, आप नजर रखिएगा गुरप्रीत, मैं अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटूंगी। चुनाव पंजाब में बहुत नजदीक है और ऐसे में एक के बाद एक फैसला जो सरकार ले रही है इसे सीधा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार मांग कर रहे थे, मांग उनकी मानी गई है। मिडनाइट सरेंडर चन्नी सरकार का नवजोत के सामने है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने आतंकवाद को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। 2020 यानी 2020 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म नाम की इस रिपोर्ट में अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के मोर्चे पर लताड़ लगाई है, उसे नाकाम बताया है। वहीं अमेरिका ने भारत की कार्रवाइयों की तारीफ भी की है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ जरूरी कदम उठाने में नाकाम रहा है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड मसूद अजहर और साजिद मीर को कोर्ट से सजा दिलाने के लिए कदम नहीं उठाए गए। पाकिस्तान 2015 के अपने नेशनल एक्शन प्लान टू काउंटर टेररिज्म पर बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ा है। इस काउंटर टेररिज्म प्लान के तहत पाकिस्तान ने कहा था कि वो बिना देरी और भेदभाव किए आतंकी संगठनों को नष्ट कर देगा, लेकिन उसने आतंकी संगठनों पर कार्रवाई में भी भेदभाव किए, दूसरे आतंकी संगठनों पर सख्ती की। वहीं भारत में आतंक फैलाने वाले संगठनों पर नरमी बरती। वहीं इसी रिपोर्ट में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की खुलकर तारीफ की गई है। केरल और बंगाल में अलकायदा से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारी पर एनआईए की तारीफ की गई। हालांकि दक्षिण भारत में इंटरनेट के जरिए कट्टरता बढ़ने को लेकर चिंता जताई गई है। हालांकि वहां भी एनआईए की कार्रवाइयों का जिक्र किया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी सृंजॉय इस समय जुड़ चुके हैं। सृंजॉय, इस रिपोर्ट में कई बड़ी बातों का जिक्र है, पाकिस्तान को लताड़, वहीं हिंदुस्तान की तारीफ। हाँ, इससे कोई शक नहीं है। देखिए, अमेरिका का पूरा पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट में आईएसआई है, दूसरा एजेंसीज है, टेरर एजेंसीज को सपोर्ट कर रहे हैं, मसूद अजहर को सपोर्ट कर रहे हैं। मौलाना मसूद अजहर उनका ही आदमी है। मान लीजिए अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क जो है वो आईएसआई का है। ये सब अमेरिका का पता है। अमेरिका का पता है ये आईएसआई पैसा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, हथियार देते हैं, इस तरफ भेजते हैं, जम्मू एंड कश्मीर भेजते हैं, अफगानिस्तान भेजे हैं, हक्कानी नेटवर्क को अफगानिस्तान भेजे हैं, एलईटी और जैश ए मोहम्मद को के जितने आतंकवादी है इनको भेजे हैं इधर। सब अमेरिका का पता है। इस बार खुले लिखे हैं। भारत का साथ अभी भी अमेरिका का बहुत ही अच्छा रिश्ता है, तो भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, ये अमेरिका स्पष्ट लिखा है।
आतंकवाद पर अमरीकी रिपोर्ट में क्या है ये हम आपको बिंदुवार बता रहे हैं। श्रृंजॉय जी, देखिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अभी भी पाकिस्तान शामिल है, कभी भी ब्लैक लिस्ट में जाएगा कुछ नहीं पता। पाकिस्तान समझने को तैयार क्यों नहीं है, सवाल यहां पर यह है क्योंकि इससे पहले भी सुपर वार कई बार लताड़ चुका है पाकिस्तान को। और इंटरनेशनल बिरादरी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ता हुआ कई दफा नजर आया है। फिर पाकिस्तान समझने को क्यों तैयार नहीं, सवाल यहां पर यह है। देखिए एफएटीएफ में ग्रे से ब्लैक में भेजना, ब्लैक लिस्ट ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक दो देश है जो पाकिस्तान को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, चीन इसमें एक, वो छोड़ के भी पाकिस्तान आतंकवाद को एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए तो आतंकवाद चलेगा ही पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर की अर्जी पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले टाइम्स नाउ नव भारत आपको वो सवाल जवाब दिखाने जा रहा है जो 20 अक्टूबर को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सुकेश और जैकलिन फर्नांडिस से किए। टाइम्स नाउ नव भारत के पास उन सवालों की पूरी फेहरिस्त मौजूद है। 20 अक्टूबर को पूछताछ की डिटेल सामने आई थी, जो सवाल किए गए सुकेश से और साथ ही जैकलिन फर्नांडिस से। पटियाला हाउस कोर्ट में अब आज फिर से सुनवाई होगी। सुनवाई से क्या निकलकर सामने आएगा इस पर नजर टिकी हुई है, लेकिन दिक्कतें बढ़ती हुई हम दोनों की देख भी रहे हैं। दोनों से जो पूछताछ हुई हम आपको बताएं। सवाल नंबर 1 जो जैकलिन से किया गया, आप अपने बारे में बताइए। उन्होंने कहा मेरा नाम जैकलिन फर्नांडिस है, मेरा नाम सुकेश चंद्रशेखर है। दोनों की दरअसल क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी, तो जो उनसे सवाल किए गए वो मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चंस दरअसल कॉमन थे। क्या क्या जवाब रहे आप देखिए। क्या आप दोनों कभी मिले हैं या फिर आपस में बातचीत हुई है? हाँ, हम दोनों ने इसी साल फरवरी में एक दूसरे से फोन पर बातचीत शुरू की, जैकलिन ने कहा। और सुकेश ने कहा हम दोनों जनवरी के आखिर से लेकर अगस्त तक एक दूसरे से बातचीत में रहे हैं। हमारी बातचीत अगस्त तक चली। उनसे जब पूछा गया जैकलिन से तो उन्होंने कहा हमारी बातचीत अगस्त तक चली, फोन के जरिए एक दूसरे के संपर्क में हम थे, ये कहा सुकेश चंद्रशेखर ने। आगे बढ़िए। जून महीने में मैं चेन्नई में सुकेश चंद्रशेखर से जाकर मिली भी थी, ये जैकलिन ने कहा। आपस में बातचीत करते थे, चेन्नई में हम दोनों की मुलाकात भी हुई है, ये सुकेश ने सवाल का जवाब दिया। सुकेश चंद्रशेखर, आपने जैकलिन को अपनी पहचान क्या बताई थी? जैकलिन ने कहा सुकेश ने खुद को शेखर रत्नावाला के रूप में बताया, वहीं सुकेश ने कहा मैंने खुद को सिर्फ शेखर बताया था। ये भी बताया कि वो सन टीवी का मालिक है, जयललिता का भतीजा है, ये जैकलिन ने बताया। और सुकेश ने भी इसी बाबत जवाब दिया। फिर जैकलिन ने कहा हम दोनों की पहली बात जनवरी के आखिरी हफ्ते में हुई थी और उन्होंने कहा कि हम दोनों के पिछले साल दिसंबर में आपस में फोन पर बातचीत की थी। ये सुकेश ने जवाब दिया पहली बातचीत को लेकर। क्या सुकेश चंद्रशेखर ने आपको या आपकी बहन को BMW कार खरीदवाई थी? नहीं, उसने मेरी बहन को कोई कार नहीं खरीदवाई। मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ पा रहा है कि मैंने उनको दिलवाई थी या नहीं। सुकेश अब भूल भी गए हैं। देखिए, तो ये जो पूछताछ हुई है, दोनों से जो सवाल जवाब किए गए, ये मैंने आपको बताया। वहीं अब आगे बढ़ते हम ओमिक्रॉन की बात कर लेते हैं क्योंकि उसका खतरा भी बढ़ता जा रहा है। लोगों की चिंता देश में बढ़ी हुई है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में ओमिक्रॉन के कुल 87 केस सामने आ चुके हैं। गुरुवार को दिल्ली, तेलंगाना में 4 और कर्नाटक में वेरिएंट के 5 नए केस मिले हैं। कुल मिलाकर तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 6, कर्नाटक में 8 केस हो चुके हैं। देश में वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में रिकॉर्ड किए गए हैं। यहां ओमिक्रॉन के 32 केस हैं। राजस्थान में 17, दिल्ली में 10, केरल में 5, गुजरात में 5, कर्नाटक में 8, तेलंगाना में 6, बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में 1-1 केस सामने आ चुका है। सावधानी आपको बरतनी है, बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं क्योंकि इस संक्रमण से बचाव आपके द्वारा बरती गई सावधानी है। कुल केस 87 हैं। ओमिक्रॉन के कहां कितने केस मिले ये मैं आपको बता देती हूं। कुल मामले देश में 87 हैं। महाराष्ट्र में देखिए 32 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित था महाराष्ट्र ही और ओमिक्रॉन में भी सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आ रहे हैं। राजस्थान के 17 मामले, ओमिक्रॉन में अब तक जानकारी 17 मामलों की मिली है। राजधानी दिल्ली में कल ही 10 मामले आ गए थे। दिल्ली वासी भी खास तौर पर अपना ध्यान रखें। आगे बढ़ते हुए कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो 8 मामले नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कर्नाटक से सामने आए हैं। कर्नाटक से आगे बढ़ते हुए तेलंगाना हम चलते हैं। वहां से 6 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली में 10, तेलंगाना में 6, राजस्थान में 17, गुजरात में 5, महाराष्ट्र में 32 और कर्नाटक में 8 मामले। केरल से 5 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना जब शुरू हुआ तो सबसे पहले 3 मामले कहां से सामने आए थे? केरल से। केरल में अब नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी 5 सामने आ गए। बंगाल में अभी तक 1 मामला सामने आया ओमिक्रॉन का। ऐसे में राज्य सरकारें पूरी तैयारी के साथ भी आगे बढ़ रही हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी 1-1 मामला सामने आ चुका है। अब इसी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक खास रिपोर्ट हमारी देखिए।
तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामले बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया के कई देशों के बाद भारत में भी इसके मामले और इससे होने वाली चिंताएं दोनों एक साथ बढ़ रही है। एक तरफ देश में तेजी से वैक्सीनेशन जारी है, दूसरी तरफ नए वेरिएंट के बढ़ते केस ने सरकार के सामने परेशानियां बढ़ा दी है। खासकर देश के बड़े शहरों में नए वेरिएंट के मामले बढ़ने के बाद सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली में ओमाइक्रॉन के 4 नए मामले मिले। अब तक ओमाइक्रॉन के कुल 10 मामले दिल्ली में मिल चुके हैं। देश में ओमाइक्रॉन के केस हर दिन बढ़ रहे हैं। इसके फैलने की रफ्तार को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। भारत में दिसंबर की पहली तारीख तक कोई केस नहीं था, लेकिन 16 दिसंबर तक ये आंकड़ा काफी बढ़ गया है। भारत में 2 दिसंबर को पहला ओमाइक्रॉन का केस मिला। भारत के अलावा भी दुनिया के कई देशों को ओमाइक्रॉन अपनी चपेट में ले चुका है। सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रिटेन और अमेरिका में देखा जा रहा है। हालात को देखते हुए ब्रिटेन ने कोरोना को लेकर नए स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के मुताबिक ओमाइक्रॉन के मामले दोगुनी रफ्तार में बढ़ रहे हैं। अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्रिटेन में बूस्टर डोज बढ़ाने की जरूरत है। टीकाकरण पर जोर देने की जरूरत है। इन सारी बातों के बीच WHO न सिर्फ सतर्क कर रही है, बल्कि इसे लेकर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, ऐसा भी बताने की कोशिश कर रही है। WHO के मुताबिक ओमाइक्रॉन ज्यादातर देशों में पहुंचा है। इसके फैलने की रफ्तार काफी तेज है। पहले किसी वेरिएंट में इतनी रफ्तार नहीं देखी गई। हालांकि अभी भी ओमाइक्रॉन को लेकर कई दावे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नए वेरिएंट को लेकर लगातार रिसर्च जारी है। रिसर्च में शामिल कई एक्सपर्ट का दावा है कि ओमाइक्रॉन का संक्रमण वैक्सीन ले चुके लोगों को भी अपनी चपेट में ले सकता है और जनवरी-फरवरी में डेल्टा से भी तेज रफ्तार से इसके केस मिल सकते हैं। के लिए प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने होंगे, जिसके लिए वैक्सीनेशन कवरेज को प्रायोरिटीज देने के साथ साथ रैंडम टेस्टिंग, क्लोज सर्विलेंस और जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी ध्यान देना होगा। ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड लोगों की स्ट्रिक्ट आइसोलेशन पर ध्यान देना होगा और इसके साथ ही हेल्थ केयर वर्कर्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग, एल्डरली लोग जिनका इम्यूनिटी लेवल कम है, उनके लिए हमें एडिशनल डोज जल्द से जल्द देनी होगी। ओमाइक्रॉन को लेकर रिसर्च में लगे डॉक्टर हों या एक्सपर्ट इस बात को बहुत साफ तरीके से बता रहे हैं कि अभी लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओमाइक्रॉन के खतरे को किसी भी तरह से कम आंकने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इसी के साथ ही हम रुकने बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। लौटने जल्द, आप रहिए हमारे साथ।